हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कंप्लीट एजुकेशनल नोट्स पर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस, molecular mechanism of antigen antibody binding, precipitation and agglutination. Let's start the video. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बेसिकली इम्यूनोलॉजी के कोर प्रोसेसेस होते हैं, जहां एक एंटीजन का स्पेसिफिक एपिटोप एंटीबॉडी के मैचिंग पैराटोप के साथ बाइंड करता है। ये बाइंडिंग बहुत हाई स्पेसिफिक होती है, ऑलमोस्ट लाइक एक लॉक एंड की सिस्टम, जहां स्ट्रक्चर का परफेक्ट फिट होना जरूरी होता है। इंटरैक्शन नॉन कोवेलेंट और रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब ये इजीली अटैच और डिटैच हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। जब एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्ट करते हैं तो बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म्स काफी एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन का हार्मफुल इफेक्ट ब्लॉक कर देता है। फिर प्रेसिपिटेशन जैसे रिएक्शंस होते हैं, जिसमें सॉल्यूबल एंटीजन्स और एंटीबॉडीज मिलकर इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। इसी तरह एग्लूटिनेशन भी होता है, जहां एंटीजन्स, स्पेशली जो सेल्स या पार्टिकल्स पार होते हैं, एंटीबॉडीज के थ्रू क्लम्प बनते हैं। अगर एंटीजन किसी सेल सरफेस पर प्रेजेंट हो तो एंटीबॉडी बाइंडिंग से लिसिस भी स्टार्ट हो सकती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑप्सोनाइजेशन भी होता है, जहां एंटीबॉडीज एंटीजन को कोट कर देती है, मेकिंग इट ईजियर फॉर फेगोसिटिक सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड रिमूव देम। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन भी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग के बाद इनिशिएट होता है, जो फर्दर डिस्ट्रक्शन और क्लियरेंस को सपोर्ट करता है। ये रिएक्शन सिर्फ फिजियोलॉजिकल डिफेंस के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स के लिए भी क्रूशल होते हैं। टेक्निक्स लाइक इलीसा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एग्लूटिनेशन टेस्ट्स और प्रेसिपिटेशन एसेज इसी एजी अब इंटरैक्शंस को उपयोग करके पेशेंट सैंपल्स में स्पेसिफिक एंटीजन्स या एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हमारी इम्यून अंडरस्टैंडिंग के बैकबोन होते हैं और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग एक डिटेल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहां एपिटोप, जो एंटीजन का स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट होता है, एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ एग्जैक्टली इंटरैक्ट करता है। ये पूरा इंटरैक्शन एक तरह का फिट बेस्ड सिस्टम होता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटरिटी के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली एंटीजन का शेप और एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट बिल्कुल पजल पीसेस जैसे मैच करते हैं, जिससे इम्यून रिकॉग्निशन एक्यूरेट हो जाता है। इस बाइंडिंग के पीछे 3 मेजर प्रिंसिपल्स का रोल होता है: स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटरिटी, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस और रिवर्सिबिलिटी विद इक्विलिब्रियम डायनामिक्स। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटरिटी इंश्योर करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में आइए। नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वन डेर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस ये बाइंडिंग को स्टेबल बनते हैं, पर फिर भी परमानेंटली लॉक नहीं करते। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कॉन्स्टेंटली एंटीजन्स डिटेक्ट करता है और एंटीबॉडीज को एडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन एंड इम्यून डिमांड्स। नेचर ऑफ एंटीजन एनीबॉडी इंटरैक्शन कंप्लीटली नॉन कोवेलेंट होती है, मतलब कोई परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। एंटीबॉडीज को कभी बाइंड, कभी रिलीज और कभी रीबाइंडिंग करना पड़ता है, रियल टाइम इम्यून रिस्पॉन्सेस के हिसाब से। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती तो ये डायनामिक अडेप्टेबिलिटी लूज हो जाती। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के एडवांटेजेस भी काफी क्लियर होते हैं। सबसे पहले रैपिड बाइंडिंग और रैपिड रिलीज पॉसिबल होता है, जिससे इम्यून सिस्टम क्विकली रिएक्ट कर पाता है। सेकंड, फाइन स्पेसिफिसिटी मेंटेन होती है, क्योंकि नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस अलाउ करते हैं एक्सट्रीमली प्रिसाइज फिट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। थर्ड,
इक्विलिब्रियम डायनामिक्स एनेबल करता है कि एंटीजन कंसंट्रेशन चेंज होते हाई बाइंडिंग पैटर्न्स भी एडजस्ट हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस इम्यून रेगुलेशन को स्मूथ और कंट्रोल्ड बनते हैं विदाउट ओवर स्टिम्युलेशन और परमानेंट लॉकिंग। इस तरह एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग एक फाइनली ट्यून्ड बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो इम्यून सर्विलेंस को एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और हाईली स्पेसिफिक बनाता है। नेक्स्ट, नॉन-कोवेलेंट फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। नॉन-कोवेलेंट फोर्सेस एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग का मेन फाउंडेशन होती है, क्योंकि इन इंटरैक्शंस की वजह से एंटीबॉडी एपिटोप को टाइटली बट रिवर्सिबली होल्ड कर पाती है। इम्यून सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए ये बॉन्ड्स परमानेंट नहीं होते, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं टू एंश्योर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। इन नॉन-कोवेलेंट फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। ए. हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली अन ग्रुप्स के बीच फॉर्म होते हैं जहां एक हाइड्रोजन डोनर जैसे NH या OH ग्रुप प्रेजेंट हो और सामने एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, कॉमनली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम। जब एंटीबॉडी का सेरीन रेसिड्यू, जिसके पास ओ ग्रुप होता है, एंटीजन के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करता है, तो एक स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच शिप स्पेसिफिक फिट मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल होती है। इस तरह के बॉन्ड्स एंश्योर करते हैं कि एपिटोप और पैराटोप बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन में आइए, जिससे इम्यून रिकॉग्निशन प्रिसाइज एंड रिलायबल रहे। बी. इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक बॉन्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड अमीनो एसिड साइड चेन्स के बीच फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइसीन और आर्जिनाइन पॉजिटिव चार्ज्ड रेसिड्यूज होते हैं, जबकि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। जब एंटीबॉडी का लाइसीन रेसिड्यू एंटीजन के एस्पार्टेट से अट्रैक्ट होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एस्टैब्लिश होता है। ये बॉन्ड्स लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एंटीजन डोर भी हो तब भी एंटीबॉडी उसको पुल कर लेती है, helping to orient antigen properly before close physical contact. ये ओरिएंटेशन इम्यून बाइंडिंग को एफिशिएंट और फास्ट बनाता है, ensuring कि एंटीजन क्विकली रिकग्नाइजेबल हो जाए। ओवरऑल, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फाइन ट्यून स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स एंटीजन को करेक्ट पोजीशन में गाइड करते हैं। दोनों मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को स्टेबल, स्पेसिफिक और रिवर्सिबल बनते हैं, जो इम्यून सिस्टम की डायनामिक फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। सी. वन डेर वाल्स फोर्सेस। वन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत हाई वीक इंटरैक्शंस होते हैं, बट एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग में इनका रोल सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट होता है। ये फोर्सेस टैब एक्टिवेट होते हैं जब एटॉम्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, टिपिकली 3 to 4 एंगस्ट्रोम डिस्टेंस के अराउंड। जब एंटीजन एंटीबॉडी के बाइंडिंग पॉकेट में प्रॉपर्ली फिट हो जाता है, टू एटॉम्स के बीच ट्रांसिएंट डाइपोल्स फॉर्म होते हैं और ये स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट करते हैं। चाहे ये इंडिविजुअली वीक लगते हैं, बट जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक टाइट फिट में होते हैं, तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बाइंडिंग स्टेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देता है। इस तरह ये फोर्सेस इम्यून रिकॉग्निशन को सटल बट पावरफुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डी. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स में से होते हैं। जब नॉन-पोलर ग्रुप्स जैसे एरोमेटिक रिंग्स, फॉर एग्जाम्पल फिनाइलएलानाइन या ट्रिप्टोफैन रेसिड्यूज, एक एनवायरनमेंट में वाटर से अवॉइड करने की टेंडेंसी शो करते हैं, तो ये सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज एक साथ क्लस्टर बनाने लगते हैं। ये क्लस्टरिंग से हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स क्रिएट होते हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरफेस को टाइटली पैक कर देते हैं। इस तरह का पैकिंग इंटरैक्शन को नॉट ओनली स्टेबल बनाता है बट ओवरऑल अफिनिटी भी काफी इंक्रीज कर देता है। इम्यून बाइंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में
हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस एंश्योर करते हैं कि एंटीजन डीपली और सिक्योरली एंटीबॉडी के पैराटोप में सेटल हो जाए, गिविंग वेरी हाई बाइंडिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों फोर्सेस, वन डेर वाल्स और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस का कंबाइंड इफेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एक स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिक और हाईली स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जो इफेक्टिव इम्यून डिटेक्शन के लिए एसेंशियल होता है। एफिनिटी और एविडिटी दोनों इम्यूनोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होगा। जब हम एफिनिटी की बात करते हैं, तो हम एक सिंगल एपिटोप पैराटोप इंटरैक्शन की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मतलब एक एंटीजन के एक स्पेसिफिक स्पॉट पर एंटीबॉडी कितनी स्ट्रांगली अटैच होती है, उसका डायरेक्ट मेजरमेंट एफिनिटी हाई होता है। एफिनिटी का मेजर डिटर्मिनेंट होता है एपिटोप और पैराटोप का स्ट्रक्चरल फिट। अगर दोनों का शेप और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूरेटली मैच हो जाए, तो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस और वन डेर वाल्स इंटरैक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बाइंडिंग को एक्सट्रीमली स्टेबल बना देता है। लेकिन ये सारी फोर्सेस इंडिविजुअली वीक होती है, पर जब सही ओरिएंटेशन में एक साथ एक्ट करती है, तो बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाई एफिनिटी का मतलब होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन को टाइटली होल्ड करेगी और इजीली डिसोसिएट नहीं होगी। इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एफिनिटी मैचुरेशन नाम का प्रोसेस होता है, जहां भी सेल्स अपने एंटीबॉडीज को प्रोग्रेसिवली रिफाइन करते हैं, ताकि एंटीजन रिकॉग्निशन मोर प्रिसाइज और हाई एफिनिटी हो जाए। ये ही रीजन है कि रिपीटेड एक्सपोजर या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आईजीजी एंटीबॉडी अगर एक एपिटोप के साथ परफेक्ट स्पेसिफिसिटी से बाइंड करे, तो बाइंडिंग एक्सट्रीमली स्टेबल होती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी मिसमैच आ जाए, चाहे ओरिएंटेशन का हो या स्पेसिंग का, एफिनिटी इमीडिएटली ड्रॉप हो जाती है। इसे पता चल जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिकॉग्निशन कितना सेंसिटिव और प्रिसिशन ड्रिवन मैकेनिज्म है। इन समरी, एफिनिटी इम्यून रिस्पॉन्स की क्वालिटी का कोर इंडिकेटर होता है, जो डिसाइड करता है कि एंटीबॉडी एंटीजन को कितनी इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज या कैप्चर कर पाएगी। एविडिटी बेसिकली ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है जब एक मल्टीवैलेंट एंटीजन एक मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी के साथ मल्टीपल इंटरैक्शंस बनाता है। यानी जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के पास सेवरल बाइंडिंग साइट्स होती है, तो उन सब इंटरैक्शंस का कंबाइंड इफेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट क्रिएट करता है। ये कंसेप्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस में क्रिटिकल होता है, स्पेशली जब बॉडी को अर्ली फेज डिफेंस प्रोवाइड करना होता है। एविडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर वेलेंसी होता है, जो बताता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के पास कितनी बाइंडिंग साइट्स है। अगर इंडिविजुअल बाइंडिंग एफिनिटी थोड़ी वीक भी हो, मल्टीपल साइट्स मिलकर ओवरऑल बाइंडिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसलिए एविडिटी वीक एफिनिटीज को कॉम्पेंसेट कर देती है। ये प्रॉपर्टी एंटीबॉडीज जैसे आईजीएम के लिए हाईली सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि आईजीएम एक पेंटेमर होता है विद टोटल 10 बाइंडिंग साइट्स। हालांकि आईजीएम के इंडिविजुअल बाइंडिंग साइट्स की एफिनिटी रिलेटिवली लो होती है, पर जब 10 साइट्स एक साथ एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं, तो ओवरऑल एविडिटी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। इसी वजह से IgM एग्लूटिनेशन में बहुत एफिशिएंट होता है और इनिशियल डिफेंस रिस्पॉन्सेज में रोबस्ट परफॉर्मेंस देता है। एफिनिटी वर्सेस एविडिटी का कंपैरिजन क्लियर करता है कि ये दोनों कंसेप्ट्स इम्यून बाइंडिंग को अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं। एफिनिटी एक सिंगल पैराटोप-एपिटोप इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक एंटीबॉडी साइट और एक एंटीजन साइट की एग्जैक्ट बॉन्डिंग पावर। इसका एग्जाम्पल आईजीजी का सिंगल एपिटोप से बाइंड करना है, जो प्रेसाइज बट लिमिटेड इंटरैक्शन होता है। दूसरी तरफ, एविडिटी मल्टीपल इंटरैक्शंस का कंबाइंड स्ट्रेंथ होता है,
जैसे IgM पेंटेमर का मल्टीवेलेंट एंटीजन से बाइंडिंग। एविडिटी की स्ट्रेंथ जनरली बहुत हाई होती है क्योंकि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स मिलकर स्टेबिलिटी एनहांस कर देते हैं। इन समरी, अफिनिटी क्रॉस चेक करता है एक इंटरैक्शन की क्वालिटी, जबकि एविडिटी मेजर करता है टोटल बाइंडिंग पावर अक्रॉस सेवरल इंटरैक्शंस, making immune attachment stronger and more effective in physiological conditions. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस यूजुअली हाई स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं, मतलब एंटीबॉडी नॉर्मली सिर्फ उसी एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है जो अस एंटीजन पा प्रेजेंट होता है जिसे एंटीबॉडी ओरिजिनली स्टिम्युलेट हुई थी। इम्यून सिस्टम का ये प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉडी को एग्जैक्ट पैथोजन को टारगेट करना पड़ता है विदाउट कंफ्यूजिंग इट विद समथिंग एल्स। पर कभी कभी जैप टू डिफरेंट एंटीजन्स के स्ट्रक्चर्स काफी सिमिलर होते हैं, टू एंटीबॉडी अन दोनों के एपिटोप्स को पार्शली रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसी फेनोमेनन को क्रॉस रिएक्टिविटी बोला जाता है। स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि एंटीबॉडी की एक्सक्लूसिव एबिलिटी क्या है। जब इम्यून सिस्टम किसी स्पेसिफिक एंटीजन से स्टिम्युलेट होता है तो अस एंटीजन के एपिटोप के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी जनरेट होती है जिसका पैराटोप एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंश्योर करती है कि एंटीबॉडी सिर्फ अपने मैचिंग एंटीजन को हाई बाइंड करे। स्पेसिफिसिटी का फाउंडेशन एंटीबॉडी के पैराटोप की अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है, क्योंकि सीक्वेंस हाई शेप और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। इसी वजह से स्पेसिफिसिटी एक्यूरेट इम्यून रिकॉग्निशन के लिए क्रिटिकल होती है। बॉडी गलत टारगेट को बाइंड नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। एंटी टेटेनस एंटीबॉडी सिर्फ टेटेनस टॉक्सॉइड को बाइंड करती है। ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चरली डिप्थेरिया टॉक्सिन को मैच नहीं करती, इसलिए वो उससे बाइंड नहीं होती। ये इम्यून प्रिसिशन एंश्योर करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स टारगेटेड और एफिशिएंट रहे, बिना अननेसेसरी क्रॉस रिएक्शंस के, एक्सेप्ट इन दोज रेयर केसेस जहां स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी क्रॉस रिएक्टिविटी ट्रिगर कर देती है। इस तरह स्पेसिफिसिटी एक टारगेटेड इम्यून लॉक की सिस्टम है, जबकि क्रॉस रिएक्टिविटी एक अनइंटेंडेड ओवरलैप होता है जब एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी आ जाती है। क्रॉस रिएक्टिविटी एक इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन होता है जहां एक एंटीबॉडी, जो ओरिजिनली एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बनी होती है, एक्सीडेंटली किसी दूसरे एंटीजन से भी बाइंड कर लेती है। ये तब होता है जब दूसरा एंटीजन स्ट्रक्चरली सिमिलर हो या उसके एपिटोप्स का शेप, चार्ज या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पहले एंटीजन से रिजेंबल करता हो। यानी एंटीबॉडी को लगता है कि ये सेम टारगेट है, इवन दो टेक्निकली वो डिफरेंट एंटीजन होता है। क्रॉस रिएक्टिविटी होने के पीछे कुछ मेजर रीजंस होते हैं। सबसे कॉमन फैक्टर शेयर्ड एपिटोप्स का प्रेजेंस होता है। अगर दो एंटीजन्स पर कुछ आइडेंटिकल या हाईली सिमिलर स्ट्रक्चरल पैचेस होते हैं तो एंटीबॉडी उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। मॉलिक्यूलर मिमिक्री भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर होता है, जहां पैथोजन के मॉलिक्यूल्स ह्यूमन टिश्यूज के स्ट्रक्चर को इमिटेट करते हैं। शेप और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिजेंबलेंस भी एंटीबॉडी को कंफ्यूज कर सकता है, लीडिंग टू अनइंटेंडेड बाइंडिंग। इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लिनिकली रेलेवेंट एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के एम प्रोटीन से रिलेटेड है। एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ हार्ट टिश्यू प्रोटीन्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। जब बॉडी स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन फाइट करती है तो एंटीबॉडीज एम प्रोटीन के अगेंस्ट डेवलप होती है, लेकिन ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस ये एंटीबॉडीज हार्ट टिश्यूज पर भी बाइंड कर सकती है। ये मिसडायरेक्टेड बाइंडिंग रूमेटिक फीवर का कॉज बन सकती है, जो एक ऑटोइम्यून कॉम्प्लिकेशन है जहां इम्यून सिस्टम अपने ही कार्डियक टिश्यूज को अटैक कर देता है। क्रॉस रिएक्टिविटी के और भी एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कुछ केसेस में काउस मिल्क प्रोटीन्स के अगेंस्ट बेन एंटीबॉडीज ह्यूमन टिश्यू से क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं, लीडिंग टू अबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। वायरल इन्फेक्शंस भी कभी-कभी सेल्फ एंटीजेंस को मिमिक करते हैं, जिसे एंटीबॉडीज मिस्टेकनली होस्ट टिश्यूज को टारगेट कर देती है,
प्रोड्यूसिंग ऑटोइम्यून इफेक्ट्स। इन्फ्लुएंजा वायरसेस में भी ये पैटर्न देखा जाता है, जहां एक स्ट्रेन के अगेंस्ट बनी एंटीबॉडीज पार्शली किसी दूसरे स्ट्रेन को बाइंड कर लेती है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड टू करती है बट इम्परफेक्ट मैनर में। ओवरऑल, क्रॉस रिएक्टिविटी एक कॉम्प्लेक्स आउटकम है जो सिमिलैरिटी ड्रिवन मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएट करता है और इम्यून सिस्टम की प्रिसिशन को चैलेंज करता है। This is the diagrammatic representation of antigen and antibody binding pocket, affinity versus avidity, and forces stabilizing the binding. Next, precipitation reactions. प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस इम्यूनोलॉजी का एक फाउंडेशनल मैकेनिज्म होता है जहां सॉल्यूबल एंटीजन और सॉल्यूबल एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक रेशियो और आइडियल कंडीशंस में इंटरैक्ट करते हैं और रिजल्ट में विजिबल इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली टैब होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इतना लार्ज हो जाता है कि वो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं रह सकता। इम्यून डायग्नोस्टिक्स में ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इम्यूनोडिफ्यूजन, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस और सीरम प्रोटीन क्वांटिटेशन जैसे टेस्ट्स में। इन टेस्ट्स का अंडरलाइंग लॉजिक यही प्रिसिपिटेशन फिनोमिनन होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस समझने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। एंटीजन सॉल्यूबल होना ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स जो फ्लूइड मीडियम में ईजिली डिस्पर्स हो सकते हैं। एंटीबॉडी भी सॉल्यूबल होनी चाहिए और नॉर्मली आईजीजी या आईजीएम टाइप एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये प्रिसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज होती है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस में मिक्स होते हैं तो दोनों इंटरैक्ट करके एक लैटिस या नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये लैटिस फॉर्मेशन का प्रोसेस मल्टीवैलेंसी की वजह से पॉसिबल होता है। एंटीजन के पास मल्टीपल एपिटोप्स होते हैं, मतलब एक एंटीजन मॉलिक्यूल के डिफरेंट पार्ट्स पर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होती है। उसके साथ हाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली आईजीजी एंड आईजीएम, बाइवेलेंट या मल्टीवेलेंट होते हैं, मतलब उनके पास एटलीस्ट 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। ये डुअल और मल्टीपल बाइंडिंग कैपेसिटी एंटीजन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्रॉसलिंक करने लगती है। जब ये क्रॉस लिंकिंग एक्सटेंसिव हो जाती है तो एक लार्ज इंटरकनेक्टेड लैटिस क्रिएट होता है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं रह पाता। इस स्टेज पर कॉम्प्लेक्स विजिबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ये विजिबल प्रेसिपिटेशन हाई डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन का की इंडिकेटर होता है, जिसे हम एंटीजन या एंटीबॉडी लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन समरी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस एक स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल इम्यूनोकेमिकल प्रोसेस है जो एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस फॉर्मेशन के थ्रू इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस जनरेट करता है और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में काफी वैल्यूएबल है। बी इक्विवेलेंस जोन। द कंसेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंस जोन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। प्रिसिपिटेशन तभी फॉर्म होती है जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अगर एंटीजन ज़्यादा हो या एंटीबॉडी ज़्यादा हो तो प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, जिसे हम प्रिसिपिटेशन के लिए एसेंशियल मानते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी और साइज डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इस प्रोपोर्शन पर, इसलिए ये कंसेप्ट लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स और इम्यूनोलॉजी दोनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को हम 3 मेजर जोन्स में एक्सप्लेन करते हैं: प्रोजोन, इक्विवेलेंस जोन और पोस्ट जोन। हर जोन का बिहेवियर अलग होता है और क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। प्रोजोन, एंटीबॉडी एक्सेस। इस जोन में एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन की कंपैरिजन में बहुत हाई होता है, यानी एंटीजन्स के पास अवेलेबल एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा होती है कि हर एंटीजन मॉलिक्यूल इंडिविजुअली सैचुरेट हो जाता है बिना किसी क्रॉस लिंकिंग के। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होती तो विजिबल प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता। ये एक ट्रिकी फिनोमिनन है
क्योंकि पेशेंट में हाई एंटीबॉडी टाइटर्स होने के बावजूद टेस्ट फॉल्स नेगेटिव दे सकता है। लैबोरेटरीज अक्सर सैंपल को डाइल्यूट करके प्रोजोन इफेक्ट को करेक्ट कर लेती है, जिसे प्रॉपर प्रेसिपिटेशन अपीयर हो जाता है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ऑप्टिमल रेशियो। ये जोन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का आइडियल स्टेज होता है। यहाँ दोनों कंपोनेंट्स एक बैलेंस्ड ऑप्टिमल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जिसे मैक्सिमम क्रॉस लिंकिंग पॉसिबल होती है। रिजल्ट में एक लार्ज, स्टेबल और इंसोल्यूबल लैटिस फॉर्म होता है, जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। डायग्नोस्टिक प्रेसिपिटेशन टेस्ट्स जैसे एगर जेल डिफ्यूजन या इम्यूनोडिफ्यूजन इसी जोन में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन फिजियोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट ऑब्जर्वेबल होता है। पोस्ट जोन एंटीजन एक्सेस। इस जोन में एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। एंटीबॉडीज के बाइंडिंग साइट्स इंडिविजुअली सेपरेट एंटीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बट क्रॉस लिंकिंग इनसफिशिएंट होती है। क्रॉस लिंकिंग ना होने के वजह से प्रेसिपिटेशन अगेन विजिबल नहीं होती। क्लिनिकल सिनारियोज में कुछ फंगल एंटीजन टेस्ट्स पोस्ट जोन इफेक्ट की वजह से फॉल्स नेगेटिव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली जब पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में एंटीजन लोड एक्सेसिवली हाई हो। ओवरऑल ये 3 जोन्स इलस्ट्रेट करते हैं कि प्रेसिपिटेशन सिंपली प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस पर डिपेंड करता है। इम्यूनोलॉजिकल एसेस को इंटरप्रेट करते वक्त ये अंडरस्टैंडिंग हाईली क्रिटिकल होती है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस प्रोजोन। रिजल्ट: नो लैटिस, नो प्रेसिपिटेट। Equivalence zone. Large network. Result: visible precipitate. And antigen excess. Post-zone affecting precipitation. Precipitation reactions antigen-antibody interactions का एक important outcome होते हैं और इनकी efficiency multiple biological और physical factors पर depend करती है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी soluble form में होते हैं, तो उनका लैटिस स्ट्रक्चर तभी इफेक्टिवली फॉर्म होता है जब एक्सटर्नल कंडीशंस प्रॉपर हो। इसलिए इन रिएक्शंस को समझने के लिए उन फैक्टर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो प्रेसिपिटेशन को एनहांस या इनहिबिट कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर दोनों का रेशियो ऑप्टिमल ना हो तो क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर नहीं होगी, जिसे लैटिस स्ट्रक्चर या टू वीक बनेगा या फिर बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। टेम्परेचर भी एक की कंपोनेंट है। रिएक्शन का ऑप्टिमल टेम्परेचर अराउंड 37 सेल्सियस डिग्री होता है, क्योंकि यही फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन लैटिस फॉर्मेशन, जो प्रेसिपिटेशन का एक्चुअल विजिबल स्टेप है, लोअर टेम्परेचर्स जैसे 4 to 25 सेल्सियस डिग्री पर मोर स्टेबल होती है, क्योंकि लो थर्मल मोशन कॉम्प्लेक्सेस को सेटल होने में हेल्प करता है। पीएच भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है। मोस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज 6.5 to 7.5 में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस रेंज में प्रोटीन्स अपनी स्टेबल कॉन्फर्मेशन मेंटेन करते हैं। आयोनिक स्ट्रेंथ भी प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। आयॉन्स सॉल्युबिलिटी को मॉड्यूलेट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंटीबॉडी की अफिनिटी और एविडिटी होती है। हाई अफिनिटी और हाई एविडिटी एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्गर और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनती है, जिससे प्रेसिपिटेशन मोर एफिशिएंट होता है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट्स। प्रेसिपिटेशन एसेज इम्यूनोलॉजी में वाइडली यूज्ड होते हैं for antigen antibody detection और characterization. इन मेथड्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड मीडिया। इस मेथड में एंटीजन और एंटीबॉडी डायरेक्टली सॉल्यूशन में मिक्स किए जाते हैं। जब दोनों ऑप्टिमल रेशियो में अराइव करते हैं, तो टर्बिडिटी या विजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये मेथड क्विक और सिंपल होता है
पा लैटिस विजुअलाइजेशन थोड़ा लिमिटेड होता है। प्रेसिपिटेशन इन जेल्स, इम्यूनोडिफ्यूजन। ये टेक्निक जेल मीडियम में होती है जहां एंटीजन और एंटीबॉडी अपने रिस्पेक्टिव वेल्स से डिफ्यूज होते हैं। जब वो जेल के बीच इक्विवेलेंस जोन में मिलते हैं, प्रेसिपिटेंट लाइन फॉर्म होती है। ये मेथड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन देता है एंड इज वाइडली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक सेटिंग्स। प्रेसिपिटेशन कंबाइंड विद इलेक्ट्रोफोर्सिस, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोर्सिस। इस मेथड में एंटीजन इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू सेपरेट किया जाता है, फिर एंटीबॉडी जेल में डिफ्यूज होती है। इंटरैक्शन के बाद मल्टीपल प्रेसिपिटेंट आर्क्स फॉर्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एंटीजन मिक्सचर्स का डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्निक हाईली इंफॉर्मेटिव होती है, स्पेशली फॉर सीरम प्रोटीन एनालिसिस। इन सब मेथड्स का कॉमन फाउंडेशन एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन हाई होता है, पर उनकी एग्जीक्यूशन और डायग्नोस्टिक यूटिलिटी डिफरेंट सिनारियोज के हिसाब से वेरी करती है। द रिंग टेस्ट प्रेसिपिटेशन मेथड्स में सबसे सिंपल और क्लासिकल टेक्निक मानी जाती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक नैरो टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडी का सॉल्यूशन या टू एंटीजन के ऊपर या नीचे केयरफुली लेयर किया जाता है। जब दोनों सॉल्यूशंस अपने इंटरफेस पा मिलते हैं और उनका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली ऑप्टिमल होता है, तो एक विजिबल वाइट प्रेसिपिटेंट रिंग फॉर्म होती है। ये रिंग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन का क्लियर इंडिकेटर होता है, इसलिए ये मेथड लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स में अर्ली से उपयोग होता आ रहा है। प्रोसीजर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। पहले नैरो ट्यूब को एंटीसीरम से फिल किया जाता है, फिर पिपेट के थ्रू एंटीजन सॉल्यूशन को बहुत जेंटली उसके ऊपर लेयर किया जाता है, एंश्योरिंग कि दोनों लेयर्स मिक्स ना हो। ट्यूब को कुछ मिनट्स से लेकर कुछ आवर्स तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इफेक्टिवली अक्कर होता है, तो दोनों सॉल्यूशंस के जंक्शन पर एक डिस्टिंक्ट वाइट रिंग अपीयर होती है, जो प्रेसिपिटेशन का विजुअल कंफर्मेशन देती है। रिंग टेस्ट के एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक्स में काफी रेलेवेंट है। ट्रेडिशनल मेथड्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन डिटेक्शन के लिए ये टेक्निक वाइडली यूज्ड हुई है। सिमिलरली, लांसफील्ड ग्रुपिंग फॉर स्ट्रेप्टोकोक्कल एंटीजेंस भी इस टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई की जाती थी। एस्कोलीज थर्मोप्रेसिपिटेंट टेस्ट, जो एंथ्रैक्स डायग्नोसिस में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इन सब केसेस में रिंग फॉर्मेशन एक डायरेक्ट क्लू होता है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। इस मेथड के एडवांटेजेस काफी क्लियर है। ये एक्सट्रीमली सिंपल है, क्विक रिजल्ट्स देता है और किसी स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो लो रिसोर्स सेटिंग्स में बहुत यूजफुल होता है। हाउएवर, लिमिटेशंस भी है। ये टेस्ट क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता। सेंसिटिविटी भी रिलेटिवली लो होती है कंपेयर टू मॉडर्न इम्यूनोलॉजिकल एसेस, जिसे लो कंसंट्रेशन एंटीजेंस डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल, रिंग टेस्ट एक इजी टू परफॉर्म और कंसेप्चुअली क्लीन प्रेसिपिटेशन टेक्निक है, जो इम्यूनोलॉजी के फाउंडेशनल प्रोसीजर्स में से एक माना जाता है। बी. प्रेसिपिटेशन इन एगर, इम्यूनोडिफ्यूजन। प्रेसिपिटेशन इन एगर, जिसे इम्यूनोडिफ्यूजन भी कहा जाता है, एक सेमी सॉलिड मीडियम जैसे एगर में एंटीजन और एंटीबॉडी की कंट्रोल्ड डिफ्यूजन पर बेस्ड होता है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जेल के अंदर मूव करते यूएस रीजन में मिलते हैं जहां उनकी प्रोपोर्शन एग्जैक्टली ऑप्टिमल होती है, वहां एक क्लियर प्रेसिपिटेशन बैंड फॉर्म होता है। ये बैंड एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंस जोन को विजुअली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इम्यूनोडिफ्यूजन डायग्नोस्टिक्स में हाईली वैल्यूएबल टेक्निक मानी जाती है। इस मेथड के दो मेजर फॉर्म्स होते हैं, सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, श्रिद, जिसे मैंसनी मेथड भी बोलते हैं, और डबल डिफ्यूजन, जिसे आउचटलोनी मेथड के नाम से जाना जाता है। दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, बट फंडामेंटल बेसिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हाई होता है। सिंगल रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, श्रिद मैंसनी मेथड,
क्वांटिटेटिव टेक्निक। श्रिद बेसिकली एक क्वांटिटेटिव ऐसे होता है जिसमें एंटीबॉडी को पूरा एगर जेल में यूनिफॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंटीजन को स्मॉल सर्कुलर वेल्स में ऐड किया जाता है और फिर एंटीजन रेडियली आउटवर्ड डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन के दौरान जब एंटीजन की कंसंट्रेशन जेल में प्रेजेंट एंटीबॉडी के साथ इक्विवेलेंस जोन अचीव करती है तो एक डिस्टिंक्ट प्रेसिपिटेंट रिंग डेवलप होता है। ये रिंग का डायामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंटीजन कंसंट्रेशन से, इसलिए श्रिद एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इस मेथड के टिपिकल स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड बट सिस्टमैटिक होते हैं। पहले एगर जेल को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें एक नोन कंसंट्रेशन का स्पेसिफिक एंटीबॉडी इवनली मिक्स्ड होता है। फिर जेल सरफेस पर सर्कुलर वेल्स पंच किए जाते हैं जहां एंटीजन सैंपल्स प्लेस किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स, नोन कॉन्सेंट्रेशंस और अननोन एंटीजन सैंपल्स दोनों वेल्स में लोड होते हैं। जेल को 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया जाता है ताकि एंटीजन डिफ्यूजन स्मूथली अक्कर हो। इंक्यूबेशन के बाद प्रेसिपिटेंट रिंग का डायामीटर मेजर किया जाता है जो हर सैंपल का एंटीजन लेवल इंडिकेट करता है। स्टैंडर्ड्स के रिंग डायामीटर्स को उपयोग करके एक स्टैंडर्ड कर्व कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसके थ्रू अननोन सैंपल्स की एंटीजन कंसंट्रेशन प्रीसाइसली कैलकुलेट की जाती है। ओवरऑल, श्रिद एक स्टेबल, रिप्रोड्यूसिबल और क्लिनिकली रिलायबल इम्यूनोडिफ्यूजन टेक्निक होती है, स्पेशली जब प्रेसाइज एंटीजन क्वांटिफिकेशन रिक्वायर्ड हो। यूजेस। SRID का सबसे कॉमन एप्लीकेशन इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की क्वांटिफिकेशन में होता है, जैसे IgG, IgA और IgM। ये इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए मेजर की जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स जो इम्यून डिफेंस में मेजर रोल प्ले करते हैं, उनका लेवल भी श्रिद के थ्रू एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक सीरम प्रोटीन्स इंक्लूडिंग acute phase प्रोटीन्स भी इस मेथड से रिलायबली क्वांटिफाई किए जाते हैं। ओवरऑल, जब प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन का प्रेसाइज और रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट चाहिए होता है, श्रिद एक डिपेंडेबल चॉइस होती है। एडवांटेजेस। श्रिद की सबसे बिग स्ट्रेंथ उसकी हाई एक्यूरेसी होती है। रिंग फॉर्मेशन और लिनियर रिलेशनशिप की वजह से क्वांटिफिकेशन हाईली रिलायबल होता है। ये एक फुली क्वांटिटेटिव मेथड है, मतलब रिजल्ट्स न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलते हैं जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। टेक्निक इटसेल्फ भी काफ़ी स्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल होती है क्योंकि एगर कंडीशंस मेंटेन्ड हो तो रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली रिपीटेबल मिलते हैं। रिसर्च और क्लिनिकल लैब्स दोनों में ये क्वालिटी एसेंशियल होती है। लिमिटेशंस। हाउएवर, श्रिद के कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे नोटिसेबल ड्रॉबैक इसका स्लो प्रोसेस है। कंप्लीट डिफ्यूजन और प्रेसिपिटेंट रिंग फॉर्मेशन में 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं, जो रैपिड डायग्नोस्टिक नीड्स के लिए सूटेबल नहीं होता। दूसरा लिमिटेशन ये है कि श्रिद वेरी लो एंटीजन कंसंट्रेशंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर एंटीजन लेवल बहुत लो हो तो रिंग फॉर्म ही नहीं होता या मेजरेबल नहीं होता, जिससे रिजल्ट अनरिलायबल हो जाता है। इस तरह श्रिद एक स्ट्रॉन्ग, क्वांटिटेटिव और डिपेंडेबल मेथड है, पर स्पीड और सेंसिटिविटी के केसेस में उसकी लिमिटेशंस कंसिडर करनी पड़ती है। नेक्स्ट, डबल डिफ्यूजन इन एगर, आउचटलोनी टेक्निक, क्वालिटेटिव। डबल डिफ्यूजन इन एगर, जिसे आउचटलोनी टेक्निक के नाम से जाना जाता है, एक क्लासिक क्वालिटेटिव इम्यूनोडिफ्यूजन मेथड है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जेल मीडियम के थ्रू एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज करते हैं। जब दोनों मॉलिक्यूल्स जेल के अंदर आस पॉइंट पर मिलते हैं जहां उनका रेशियो इक्विवेलेंस अचीव करता है, वहां एक क्लियर प्रेसिपिटेशन लाइन फॉर्म होती है। ये लाइन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन का विजिबल मार्कर होती है और इसके पैटर्न से हम एंटीजेनिक रिलेशनशिप्स को क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। प्रोसीजर का सेटअप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है।
एक एगर जेल प्लेट प्रिपेयर की जाती है जिसमें सेंटर में एक वेल होता है और उसके अराउंड मल्टीपल वेल्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं। सेंट्रल वेल में यूजुअली एंटीबॉडी सैंपल प्लेस किया जाता है, जबकि आउटर वेल्स में डिफरेंट एंटीजन सैंपल्स लोड किए जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान एंटीजन और एंटीबॉडी जेल के अंदर हॉरिजॉन्टली डिफ्यूज होते हैं और जहां इक्विवेलेंस जोन फॉर्म होता है, वहां प्रेसिपिटेशन बैंड्स डेवलप हो जाते हैं। इन बैंड्स के शेप और ओरिएंटेशन से एंटीजेनिक सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस क्लियरली इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ लाइंस के थ्रू एंटीजन आइडेंटिटी को जज करना आउचटलोनी टेक्निक का सबसे इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है। आइडेंटिटी पैटर्न में एक स्मूथ, कंटिन्यूअस लाइन फॉर्म होती है, जो इंडिकेट करती है कि एंटीजेंस इम्यूनोलॉजिकली आइडेंटिकल है। पार्शियल आइडेंटिटी में एक स्पर जैसा प्रोजेक्शन अपीयर होता है, जो शो करता है कि एंटीजेंस कुछ एपिटोप्स शेयर करते हैं बट कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है। नॉन आइडेंटिटी केस में क्रॉसिंग लाइंस अपीयर होती है, इंडिकेटिंग कि एंटीजेंस अनरिलेटेड है और उनमें कोई कॉमन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट नहीं है। इस टेक्निक के एप्लीकेशंस वाइड रेंज में उपयोग होते हैं। ये प्रोटीन सैंपल्स के एंटीजेनिक रिलेटेडनेस कंपेयर करने के लिए आइडियल होता है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस जैसे हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस के डायग्नोसिस में इसकी यूटिलिटी काफ़ी हाई होती है। रिसर्च में एंटीजन प्योरिटी वेरीफाई करने के लिए भी आउचटलोनी मेथड रेगुलरली अप्लाई होता है। एडवांटेजेस सिंपल और प्रैक्टिकल होते हैं। मेथड टेक्निकली अनकॉम्प्लिकेटेड है और एंटीजेनिक रिलेशनशिप विजुअली क्लियर करता है। हाउएवर, लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती है। ये टेक्निक क्वालिटेटिव होती है, टू एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। सेंसिटिविटी रिलेटिवली लोअर होती है कंपेयर टू मोर एडवांस्ड एसेज, इसलिए लो एंटीजन कंसंट्रेशंस डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, आउचटलोनी डबल डिफ्यूजन इम्यूनोलॉजी में एक फाउंडेशनल टूल बना हुआ है ड्यू टू इट्स क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी and strong ability to distinguish antigenic relationships. This is the picture which is showing the results of double C immunoelectrophoresis. इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस एक हाइब्रिड एनालिटिकल टेक्निक है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोडिफ्यूजन दोनों को कॉम्बाइन करके कॉम्प्लेक्स एंटीजन मिक्सचर्स का डिटेल्ड एनालिसिस अलाउ करती है। ये मेथड स्पेशली हेल्पफुल होती है जब सैंपल में मल्टीपल प्रोटीन्स या एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीरम प्रोटीन्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस अन एंटीजेंस को चार्ज और मोबिलिटी के बेसिस पर सेपरेट करता है और इम्यूनोडिफ्यूजन अनसेपरेटेड कंपोनेंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्शंस को विजुअलाइज कर देता है। इस कॉम्बिनेशन से एक हाईली इंफॉर्मेटिव पैटर्न जनरेट होता है जिसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई और कंपेयर किया जा सकता है। प्रिंसिपल का मेन आइडिया ये होता है कि एंटीजेंस को पहले एगर प्लेट में इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हॉरिजॉन्टली सेपरेट किया जाता है। इस सेपरेशन के बाद एगर सरफेस पर एक एलोंगेटेड ट्रॉफ कट किया जाता है, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक स्ट्रिप के पैरेलल होता है। इस ट्रॉफ में एंटीसीरम ऐड किया जाता है। अब एंटीजन मॉलिक्यूल्स अपनी सेपरेटेड पोजीशन से ट्रॉफ की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं और जब वो एंटीबॉडीज के साथ इक्विवेलेंस प्रोपोर्शंस में इंटरैक्ट करते हैं तो स्पेसिफिक प्रेसिपिटेंट आर्क्स फॉर्म होते हैं। ये आर्क्स विजुअली बताते हैं कि कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ मैच हुआ और उनकी क्वांटिटी और मोबिलिटी के बारे में भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशंस इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस को क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत वैल्यूएबल बनती है। सीरम प्रोटीन एनालिसिस इस मेथड का क्लासिक उपयोग केस है, जहां एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन फ्रैक्शंस और स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोब्युलिन्स को क्लियरली डिफरेंशिएट किया जाता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन अबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करने में भी ये टेक्निक एक्सट्रीमली रिलायबल होती है। मल्टीपल मायलोमा जैसे कंडीशंस में मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोब्युलिन स्पाइक्स क्लियर आर्क्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये एंटीजेनिक वेरिएंट्स या अनयूजुअल प्रोटीन पैटर्न्स डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल होती है।
जिससे रेयर डिसऑर्डर्स और इम्यून सिस्टम अनोमलीज डायग्नोज करना ईजियर हो जाता है। ओवरऑल, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस एक पावरफुल एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल मेथड होती है जो एंटीजन सेपरेशन और एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी को एक हाई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर देती है, प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट एंड इंटरप्रिटेबल इम्यूनोलॉजिक प्रोफाइल्स। This is the summary of precipitation tests for ring test. Shred, Mancini, Ouch Taloni DD and immunoelectrophoresis.